Hello. So, welcome to lecture number 3 for the Indian Contract Act 1872. तो पहले 2 लेक्चर्स में वी स्टडीड अबाउट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. अब हम देखेंगे कि इनकी कम्युनिकेशन कैसे होती है, कब माना जाता है कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हैव बीन कम्युनिकेटेड, और मोड्स क्या हैं, किस तरीके से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं फॉर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. चलिए, तो बिना टाइम लगाए शुरू करते हैं. I know you all are doing well and ready to study. तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, सेक्शन नंबर 4 जो है एक्ट का, वो बताता है कि कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हम तब माना जाता है कंप्लीट हुई व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ अदर पर्सन टू whom इट इज मेड. जिसको ऑफर दिया गया है, जब उसकी नॉलेज में आ गया, उसकी बुद्धि में डल गया, तब माना जाता है कि ऑफर की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो चुकी है. अब बोल तो दिया, बट कुछ एग्जाम्पल हो जाए तो क्लैरिटी मिल जाए, राइट? चलो, तो दिस इज रावण एंड दिस इज हनुमान जी. तो अब इन लोगों को तो सभी जानते हैं. हनुमान जी गए थे श्रीलंका रावण को रियलाइज़ करवाने कि भैया नहीं, यू हैव डन रॉन्ग, आप माफ़ी मांग लो श्री राम से एंड लेट सीता जी बी फ्री. द मोमेंट हनुमान जी टोल्ड दिस टू रावण, ऑफ कोर्स ये ऑफर रावण की नॉलेज में आ गया, तो हम मानेंगे दैट कम्युनिकेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड. फेस टू फेस इट्स वेरी सिंपल. सामने वाले इंसान को एट द मोमेंट ही पता चल जाता है, हाँ, दिस इज़ व्हाट द अदर पर्सन वांट्स टू इंटेंड. बट इसमें आते हैं कुछ केसेस. अब मान लो जब ये ऑफर रावण ने सुना और उनका मीनिंग बता, ठीक है, तब हम बोलते हैं ठीक है, ऑफर इज़ टू बी कम्युनिकेटेड. जब हनुमान जी जो हैं, इफ़ ही वुड हैव यूज्ड सम अनदर लैंग्वेज, उनकी कोई भी नेटिव लैंग्वेज विच रावण वाज नॉट अवेयर ऑफ, उसे नहीं आती थी, टिल द टाइम, जब तक मान लो अगले दिन कोई ट्रांसलेटर आता जो रावण को बताता दिस इज़ व्हाट हनुमान जी वांट्स टू से, तो हम उस डेट पे नहीं मानते जब हनुमान जी ने अपनी नेटिव लैंग्वेज में बोला था. उस डेट को मांगते जब ट्रांसलेटर ने उनकी चीज़ों को करेक्टली ट्रांसलेट करके वर्ड टू वर्ड बताया, विच हनुमान जी सेड टू रावण कि हाँ, दिस डेट इज़ व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हैज़ बीन कंप्लीटेड. क्योंकि पहले दिन रावण को नहीं समझ आया, उनकी नॉलेज में कोई भी अलग लैंग्वेज में बात करके चला गया, बट सेकेंड डे ट्रांसलेटर कम्युनिकेटेड इट टू देम, राइट? उनको तब पता चला, ओके, दिस इज़ व्हाट हनुमान जी वांट्स टू से. अब अगर हनुमान जी मान लो उनका रावण का जो वो महल था जहाँ पे उनका सिंहासन था, वो इतनी दूर खड़े थे कि हनुमान जी बोल दिए बट रावण को कुछ सुनाई नहीं दिया, तो यानी अभी भी रावण की नॉलेज में ऑफर नहीं आया है. तो जब तक जिसको ऑफर किया गया है उसकी नॉलेज में नहीं आता, उसको समझ में नहीं आता कि सामने वाला ये कह रहा है, तब तक हम नहीं मानेंगे कि ऑफर हैज़ बीन कम्युनिकेटेड, राइट? आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर. बहुत सिंपल छोटा सा एग्जाम्पल दिया था जिससे पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा दैट व्हेन इट इज़ डन फेस टू फेस, तो व्हाट आर द चैलेंजेस जिसमें हमें कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट रह सकती है, राइट? चलिए, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, पोस्टल सर्विसेज. इसमें है थोड़ा ट्रिक, ठीक है. नाउ दिस इज़ राज एंड दिस इज़ अक्षय. तो व्हाट राज एंड अक्षय डू इज़, राज जो है वो एक लेटर लिखता है May 21 को कि भैया दिस इज़ माई क्यूट होम, आई वांट टू सेल दिस अप फॉर 40 lakhs. एंड ये लेटर ट्रांसमिशन में जाता है, डाकिया वाला डाक लेकर आएगा, सेम डे डिलीवरी नहीं चल रही है. तो सर ने क्या करा, ये लेटर जब पोस्ट करा तो अक्षय को पहुंचा ऑन 23rd. तो अब लेटर 21st को डाल दिया था राज ने तो अपनी तरफ से, ये मैंने ऑफर कम्युनिकेट कर दिया, बट क्या अक्षय को पता चला उसमें क्या लिखा हुआ है? नहीं. अक्षय को पता चला May 23rd को दैट राज वांट्स टू सेल हिज होम, राइट, इन 40 lakhs. तो अक्षय की नॉलेज में आया 23rd को, तो हम लोग मानेंगे कि कम्युनिकेशन जो है ऑफर की कंप्लीट हुई है ऑन May 23rd. करेक्टिंग. अब इसमें डाल देते हैं एक नया ट्विस्ट. पूरा एग्जाम्पल सेम. ये है हमारा राज. राज ने लिखा है एक लेटर कि मुझे अपना घर भेजना है 40 lakhs का अक्षय को. अब लेटर पहुंच तो गया 23rd को, बट अक्षय जी हमारे बिजी इंसान, उन्होंने ये लेटर पढ़ा May 25th को. तो अब अक्षय की नॉलेज में क्या 23rd को आया? नहीं, 23rd को तो बस एक लेटर आया था राज से जो अक्षय ने पढ़ के अपने, मतलब खोला भी नहीं, पटक के अपने टेबल पे रख दिया.
But on May 25th, he came, he read the letter, and then he came to know कि भैया this is it. तो इस केस में कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर जो है मानी जाएगी 25th को, बिकॉज उसकी नॉलेज में कौन सी डेट पे आया, 23rd को? नो, लेटर खोला भी नहीं था. 25th में was the day when the offer came into the knowledge to whom it is made, which is अक्षय. So अक्षय ने कम्युनिकेशन अक्षय को कंप्लीट हुई ऑफर की ऑन 25th में. तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इसी के साथ ख़त्म हो जाता है. वेरी सिंपल, वेरी इजी. ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में तो कभी कभी वो ये नहीं बताएगा कि किस दिन रीड करा. अगर उसने बता दिया इस दिन रीड करा है तो हम मानेंगे कि हाँ उसी दिन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हैज़ बीन कंप्लीटेड. अब नहीं बताया कि लेटर आ गया तो इट इज़ इम्प्लाइड कि भैया जिस दिन लेटर आ गया उसी दिन खोल के पढ़ लिया गया है, राइट. तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर वेरी स्मॉल, छोटू सा, ईजी सा, सिंपल सा टॉपिक. इसके क्वेश्चंस करो एंड आई एम श्योर यू विल गेट थ्रू इट. कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पे आते हैं. दिस इज़ थोड़ा सा ट्रिकी. ये भी सेक्शन 4 बताएगा. ट्रिकी नहीं है, मतलब इट्स लॉजिकल ऑल्सो, बट आप लोगों के लिए कुछ डिफरेंट है. मतलब ऑफर से अलग है, ऑफर की लाइंस में नहीं है, दैट इज़ वाई इट्स थोड़ा डिफरेंट. नथिंग इज ट्रिकी यार, यू कैन डू एवरीथिंग. तो सेक्शन 4 कहता है कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस की तब होती है अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट इज़ पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम so that to be out the power of the acceptor, against the acceptor when it comes to the knowledge of proposer. ठीक है जी. अरे यार नहीं समझ आया. ओके, लेट्स जस्ट गो थ्रू एन एग्जाम्पल एंड विल कम बैक टू दिस स्लाइड अगेन. सेम केस ले रहे हैं. नथिंग हैज़ चेंज्ड. मिस्टर राज ने लेटर लिखा May 21 को, अक्षय जी ने लेटर पहुंचा 23rd पे, एंड देन उन्होंने पढ़ा 25th पे. अब अक्षय ने बोला हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया घर है, हम क्या करेंगे, हम इसको खरीद लेते हैं. तो अक्षय जी सुपर सुपर डुपर हैप्पी, इज गोना बाय होम. लेटर लिख दिया एक्सेप्टेंस का. अक्षय ने डाल दिया अगले दिन ही कि भैया शुभ काम में देरी नहीं, May 26 को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दे दिया. अब होता क्या है, ये लेटर सेम डे तो पहुंचने वाला है नहीं. तो राज के पास ये लेटर पहुंचता है May 28 को. अब अक्षय ने लेटर का एक्सेप्टेंस दे दिया ऑफर को 26 को, बट राज को कब पता चलेगा, 28 को. तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो राज के अगेंस्ट कंप्लीट हो गई ऑन May 26. यानी जो ऑफर देने वाला था ना भैया, उसका तो कबूल है उसी दिन हो गया जिस दिन लेटर जिस बंदे को ऑफर दिया था उसने पोस्ट कर दिया, ट्रांसमिशन में डल गया. उसी दिन भैया कबूल है हो गया हमारा. अक्षय जी इज गोना बाय अ होम. तो मिस्टर राज के लिए एक्सेप्टेंस मानी जाएगी ऑन 26th of May, बट वही अक्षय के लिए एक्सेप्टेंस मानी जाएगी ऑन May 28th जब वो लेटर राज के पास पहुंचेगा. बिकॉज तब तक अक्षय के पास ऑप्शन होगा कि भैया नहीं लेटर विड्रॉ कर ले, उससे पहले ही फ़ोन करके बोलते नहीं लेटर आएगा, डोंट कन्फर्म. सो ऑल ऑफ दिस इज रिवोकेशन. इस कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का एसेंस ही रिवोकेशन में है, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. एक बेस सेट कर रही हूँ, ये एग्जाम्पल याद रखना कि ये चीज़ लॉ ने इतना ट्रिकी बनाया क्यों. बिकॉज भैया एक्सेप्टर मना भी कर सकता है, तो वो तब तक मना कर पाएगा जब तक लेटर उसके हाथ में पहुंचा नहीं है कि जिसने ऑफर दिया है. बट एनी हाउ अगर वो लेटर नहीं भी पहुंचता है, मान लो एड्रेस सही था, सब डिटेल सही थी, तब भी लेटर किसी XYZ रीज़न से नहीं पहुंचता ना, तो भी मानेंगे कि भैया राज को एक्सेप्टेंस मिल गया जिस दिन लेटर ट्रांसमिशन में डल गया था, जिस दिन कबूल है हो गया था May 26, राइट. सो दिस इज़ वेयर यू गॉट टू बी वेरी कॉशियस विद द एग्जामिनेशन. यही वाले क्वेश्चंस हैं भैया जहाँ पे केस स्टडी आएगी, जहाँ पे आप फंसोगे. बस मेरी एक बात याद रख लेना कि अगर लेटर पे एड्रेस सही था, डिटेल्स सही थी, और किसी भी रीज़न की वजह से वो राज के पास नहीं पहुंच पाया, तो भी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो जाएगी एज पर फॉर राज. भैया 26th of May को लेटर डल गया, बट कंडीशन है सही डिटेल्स पे डलना चाहिए. गलत एड्रेस पे डाल दोगे राज का तो राज को एनी हाउ नहीं मिलने वाला है ना जी. ओके, अब एक्सेप्टेंस ओवर टेलीफोन और टेलीफैक्स, या फिर देखते हैं अगर इंस्टेंट कम्युनिकेशन हो, आपने फ़ोन करा, हेलो हाय बाय बाय, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दैट, हाँ ठीक है. सो दिस इज हाउ यू गोना गेट द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन एट द सेम पॉइंट, राइट. कॉन्ट्रैक्ट बट तभी कंप्लीट होगा जब एक्सेप्टेंस जो है मिल जाएगी ऑफरी को, और कॉन्ट्रैक्ट उसी जगह पे होगा जहाँ पे एक्सेप्टेंस मिलेगी. अब ये बड़ा बढ़िया पॉइंट है.
इस केस पे पूरा आपका केस लॉ बना हुआ है कि भैया एक्सेप्टेंस तो मिल जाएगी जैसे ही आपने बोल दिया यस हाँ कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ जी हमने कबूल कर दिया, फ़ोन पे कर दिया, आपने फैक्स कर दिया है। बट इस पे एक बड़ा प्यारा केस लॉ है, एंटोर्स लिमिटेड वर्सेस माइल फार ईस्ट कॉर्पोरेशन, ठीक है। तब ये एंटोर्स लिमिटेड ना, ये इंग्लिश कंपनी थी, ठीक है, इंग्लिश लॉ इस पे लगता था। और ये है हमारी माइल्स फार ईस्ट कॉर्पोरेशन, ये डच कंपनी थी, पे डच लॉ लगता था, मतलब सिचुएटेड बेसिकली ये इंग्लैंड, ये डच। अब ये एंटोर्स लिमिटेड को जो है कुछ गुड्स का प्रोक्योरमेंट कराना था यहाँ से, तो इन लोगों ने यहाँ पे पुराने ज़माने में होता था ये टेलेक्स करके, इससे क्या होता था पेजर बाहर निकलता था। आज मैंने पेजर अंदर डाला है, एंटोर्स लिमिटेड ने पेजर अंदर डाला आपका टू माइल्स फार, और माइल्स फार ईस्ट के पास 1-2 दिन में वही पेज बाहर निकल के आ जाएगा। तो उन्होंने भी वापस से एक्सेप्ट कर लिया, पेजर वापस हो गया, चलो एक्सेप्टेंस हो गई। अब एक्सेप्टेंस जो है माइल्स फार ईस्ट कॉर्पोरेशन ने कौन सी जगह पे दी है, एक्सेप्टेंस कहाँ पे आई है, एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड बाय द ऑफरी एट इंग्लिश लॉ के जुरिसडिक्शन में, क्योंकि एंटोर्स लिमिटेड के पास एक्सेप्टेंस उनके टेलेक्स पे आई है ओवर दिस ये पेजेस के थ्रू जो ट्रांसफ़र हुआ है। तो ये प्लेस वेयर एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड ना, कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे होता है और उसी का लॉ लगेगा। अब ये जो लाइन है ना, ये लास्ट, ये भैया इस केस लॉ की एसेंस है कि जहाँ पे एक्सेप्टेंस मिलेगा वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और उसी के लॉज हमारे को एप्लीकेबल होंगे, राइट। आई होप देयर इज़ नो क्वेरी विद दिस केस लॉ, ठीक है तो बताएं, हम रेडी हैं। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ है भैया, ये ऑफ़र एक्सेप्टेंस चल रहा था, दोनों का आइडियाज़ हो रहे थे स्टार्टअप को लेके, ऑफ़र खेल रहे हैं दोनों, बट बाहर आती है बड़ी तेज़ बारिश, आंधी तूफान। अब बहुत अच्छा एक ऑफ़र था इनके हाथ में कि भैया इतना कैपिटल मेरे को चाहिए, विल यू बी रेडी टू इन्वेस्ट इन माई वेंचर। ये मैडम फ़ोन पे बात करके पूरी कैलकुलेशन लेके अपने साथ बैठी हैं। अब ये भैया जी जो हैं इनको ये बोल रहे हैं हाँ हाँ हाँ, बट देयर इज़ अ कॉल ड्रॉप। वो ना हाँ समझ पा रही है ना समझ पा रही है। तो जब कॉल ड्रॉप है, डिस्टर्बेंस है लाइन में, कम्युनिकेशन नहीं एप्ट हो रही, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं जाएगा। तो इट इज़ बेटर कि भैया वापस से फ़ोन कर लें, टेक्स्ट कर लें, ईमेल कर लें, सो दैट देयर इज़ अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग इफ़ देयर इज़ एनी एक्सेप्टेंस और नॉट, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया व्हाट इज़ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, हाउ इज़ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर बीइंग इनैक्टेड, एट विच डेट, एट विच पॉइंट ऑफ टाइम डू वी से कि ऑफर कम्युनिकेट हो गया है, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गई है। अब बात करते हैं मोड ऑफ एक्सेप्टेंस की। नाउ एक्सेप्टेंस बाय एक्ट, यानी कोई भी रिटर्न या ओरल तरीके से हमने दे दिया, लेटर कर दिया, फैक्स कर दिया, एडवर्टाइजमेंट डाल दी, टेलीफोन मैसेजेस डाल दिए, तो ऑल ऑफ दिस इज कि हमने एक्सेप्टेंस दे दी बाय आर एक्ट। नंबर 2, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। अब इसमें क्या होता है, वेइंग मशीन्स लगी हुई हैं, तो दिस इज़ बेरली एन ऑफर कि भैया आओ अपना कॉइन इनपुट करो एंड गेट योर वेट डन। At the moment you drop a coin, it means that you are doing some conduct, right? You are doing some activity and you are reflecting कि हाँ मेरी acceptance है, give me my weight, I have give you the money, right? So that is also a mode of acceptance only. Now acceptance of omission. By omission आपको बोला गया था कि भैया ये नहीं करना है और आपने वो नहीं करा। अब अगर किसी ने मेरी फर्स्ट क्लास देखी है, विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, वे यू गाइज मस्ट हैव गॉन थ्रू दैट एग्जाम्पल, कि नोरा मैडम जो थी, शी वॉज इनसिक्योर, नथिंग पर्सनल, ओके, नथिंग पर्सनल, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। नोरा मैम वॉज यू नो वेरी इनसिक्योर कि मलाइका अगर फीफा की ओपनिंग में परफॉर्म कर लेंगे तो उनकी लाइमलाइट कम हो जाएगी। तो शी ऑफर्ड मलाइका, आई विल गिव यू दिस मच ऑफ मनी बट यू डोंट कम टू द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ फीफा। एंड मलाइका नहीं आती, तो मतलब मलाइका ने कुछ ना करके अपना एक्सेप्टेंस दे दिया है, ठीक है जी। ओके, अब मोड्स ऑफ कम्युनिकेटिंग ऑफ ऑफर। नंबर 1, यू कैन एक्सप्रेस इट, ओरल हो, राइटिंग में हो, कम्युनिकेशन दे दो भैया, स्पीड पोस्ट ईमेल से, दैट आई वांट टू सेल माय कार टू XYZ person by this, in this amount. So this is an express offer where you are either saying it, you are calling the person, or you are giving him a letter, but you are expressing your offer. Number 2 is implied.
Now it is by conduct. Now a cobbler is sitting on the road getting all his equipments and services he wants to offer. तो वो सिर्फ अपने कंडक्ट से वहाँ सड़क के किनारे पे बैठ के ही अपना वो शू पॉलिश कर रहा है, लेके किसी के पॉलिश वॉलिश लेके बैठा है. सो दैट इज एन ऑफर बाय कंडक्ट, राइट. कुली आता है, आते ही आपका बैग उठाने लग जाता है. दैट इज ऑल्सो इम्प्लाइड ऑफर कि भैया हाँ ही मीन्स ही इज ऑफरिंग मी. ही ऐसा नहीं है कि वो समाज सेवा करने बैठे हैं. सो दैट इज an offer which is an implied offer. तो mode of communication of offer is implied here, right. अब this is a special case just like the name suggests, communication of special conditions. अब यहाँ पे क्या होता है, इससे आप सब लोग वाकिफ होंगे, है ना. अगर नहीं भी होंगे तो रईस लोग होंगे भैया जो नहीं पता. मैंने तो देखी हुई है लाइफ में, बट बैक वाला पेज मैंने भी नहीं पढ़ा था, राइट. सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ ट्रेन टिकट का बैक का पेज. तो कभी कभी जो है सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं विद स्पेशल कंडीशन, ठीक है, और ये साइलेंटली बोल दिए जाते हैं और एक्सेप्टेंस भी साइलेंटली हो जाती है. टैसिटली मतलब साइलेंटली, विदाउट हमें पता भी नहीं होता कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं. अब हमने रेलवे टिकट खरीदी, हाँ भैया दिल्ली टू मुंबई आई नीड दिस टिकट, तो हाँ टिकट ले ली. वी डिडंट, भाई टिकट ली, तुमने पैसे दिए, पीछे तो देखो क्या लिखा हुआ है. हम नेवर रीड इट. अब जैसे प्लीज कैरी ए वैलिड आईडी प्रूफ, भैया नहीं पता था मेरे को कंडीशन है. ओ माय गॉड, दिस इज समथिंग व्हिच इज रिटन, राइट. द टिकट इज वैलिड ओनली विद ट्रैवल अथॉरिटी. दिस टिकट इज नॉट ट्रांसफरेबल. ये नहीं है कि भैया मैंने ले ली और अब आप ट्रैवल कराओ मेरी जगह. सीनियर सिटीजन शुड प्रोड्यूस, मतलब ऑल ऑफ दीज आर द कंडीशंस जो हमने कभी देखी भी नहीं होंगी और जो हमें टिकट देते हुए बताई भी नहीं जाती हैं. इट्स जस्ट रिटन ऑन द बैक साइड ऑफ इट. सो लाइक एयरप्लेन का टिकट्स, राइट. ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स दैट आर गिवन इन योर स्टडी मटीरियल. कहने का मतलब ये है कि साइलेंटली ही हमें बता दी जाती है ऑफर के साथ, कॉन्ट्रैक्ट के साथ, एंड साइलेंटली ही हम एक्सेप्ट कर लेते हैं. सो वी डोंट नो दीज कंडीशंस आर इवन रिटन ओवर देयर, बट ऑल ऑफ दीज कंडीशंस शुड बी रीजनेबल. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई अनरीजनेबल कंडीशन हमने डाल दिया है. फॉर एग्जाम्पल आपका केस लॉ भी है इस पे, और एग्जाम्पल भी दिया हुआ है बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल में कि एक लॉन्ड्री वाला होता है, वो अपना कूपन और वाउचर्स देता है सबको कि जब भी आप जाते हो तो आपको एक कूपन मिलता है कि हाँ दिस वाज योर क्लोथ्स, और उसके पीछे लिखा होता है कि इन केस आपका कोई कपड़ा गुम जाता है तो आपको 15% ऑफ द क्लोथ यू विल गेट बैक, वैल्यू, मार्केट वैल्यू. अब यार मैंने खरीदी थी ज़ारा गुची के कपड़े, 10-12 हज़ार के कपड़े, मेरे सारे उसने घुमा दिए. अब वो बोल रहा है कि वो मेरे को 10,000 में से सिर्फ 1,500 रुपये वापस देगा. डू यू थिंक दिस इज रीजनेबल? डू यू इवन थिंक दैट? नहीं है ना. तो नहीं है भाई. तो हम कोई ऐसी कंडीशन भी नहीं लगा सकते विच इज़ अनरीजनेबल, तो वो वैलिड नहीं होगी, राइट गाइस. तो आई होप आपको समझ आ गया हो. दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड छोटू सा टॉपिक बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशंस. प्लीज़ ये जो हमने पहले पढ़े थे ना, एक्सेप्टेंस ओवर योर postal services and everything, please go through this because this is a very important aspect where case laws come from. Also एक मैं या फिर से पढ़वा देती हूँ, ये जो मैंने बोला था when we'll go through it आपको समझ आ जाएगा. तो नंबर 1, communication of acceptance is complete as against the proposer. proposer मतलब जो ऑफरर था, हमारे केस में राज. हम तब मानेंगे कि प्रपोजर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट जब उसको हमने ट्रांसमिशन में डाल दिया है. सो एट बी आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टर, मतलब अब कबूल है हो गया है ट्रांसमिशन में, यानी हमने पोस्ट में डाल दिया है उसको, अब एक्सेप्टर की पावर से वो बाहर हो चुका है. तो हम मानेंगे राज के लिए कि May 26 को भैया हो गया है, एक्सेप्टेंस हो गया. बट राज के लिए हु इज द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, जब प्रपोजर को पता चलता है. अब मान लो राज ने लिख के दिया था यही लेटर, यहाँ पे थोड़ा मतलब आई एम जस्ट एक्सटेंडिंग दिस एग्जाम्पल. राज ने एक्सेप्टेड लिख के दिया था इन सम अदर लैंग्वेज, जैसे हमने हनुमान जी वाला एग्जाम्पल लिया. तो अब राज के पास ये कब पहुंचा? May 28 को, बट उसको तो लैंग्वेज नहीं पढ़नी आती. उसको पता चला 29 को उसने ट्रांसलेटर बुलाया, लैंग्वेज ट्रांसलेट करवाई, तब उसे पता चला ओके सो दिस इज एक्सेप्टेंस. तो अक्षय की तरफ से एक्सेप्टेंस होगी May 29 को इस केस में, जब राज को पता चलेगा, राइट. तो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं यार. यू गाइस कैन थिंक ऑफ मच मोर वियर्ड केसेस एंड यू विल गेट द आंसर्स योरसेल्फ, बिकॉज जो भी लिखा है ना
इन चंद शब्दों में लिखा है, और लॉ में सिर्फ आप ये चंद शब्दों को पढ़ें, इनको समझें, इनसे इंटरप्रिटेशन निकालें, एंड दैट्स हाउ यू गोना एस इट यार, सब कर लोगे। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, एंड प्लीज़ कीप लविंग एंड वॉचिंग, एंड आई एम गोना मेक मोर सच कंटेंट जो आप लोगों को लिटरली हेल्प करे। राइट, गुड बाय, साइनिंग आउट। Fire.